नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। राज्यसभा में आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन में इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर करीब 3 बजे अपना वक्तव्य देंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस का समापन भाषण दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा तेज है। संसद के मॉनसून सत्र में ये मुद्दा लगातार छाया हुआ है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। आज की कार्यवाही में इस विषय पर सरकार की रणनीति और आगे की दिशा को लेकर अहम संकेत मिल सकते हैं। राज्यसभा की इस महत्वपूर्ण बहस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, आज भी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोपहर 1 बजे चर्चा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे राज्यसभा में अपना वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री अमित शाह समापन भाषण दे सकते हैं। तो लगातार राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष यानी दोनों चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पक्ष की ओर से हर एक माकूल विपक्ष के जवाब का दिया जा रहा है। बीते कल की अगर बात कर ली जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया था। कैसे ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, इसके बारे में विपक्ष को जानकारी दी थी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष का पक्ष रखा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से प्रियंका चावला लाइव जुड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रियंका, देखिए, राज्यसभा में आज भी एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस की उम्मीद जताई जा रही है। क्या हम यही उम्मीद करें कि जैसे और दिन लगातार बहस हो रही है, विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, आज भी राज्यसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाएगा? भावनाएं लगातार ये लगाई जा सकती है कि विपक्ष और पक्ष आज भी आमने सामने होगा और जो तीखी बहस इतने दिनों से चल रही है वो आज भी जारी रहेगी, क्योंकि 2 दिनों से विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार से शुरू हुई, तब भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तमाम सवाल सरकार से करता विपक्ष नजर आया। हालांकि सरकार भी पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करती नजर आए और जेपी नड्डा सहित गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, तमाम यहाँ पर नेताओं ने, विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, सभी ने अपनी बातों को रखा और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सफल बनाया गया और अभी भी वो जारी है। लेकिन आज राज्यसभा में भी एस जयशंकर की तरफ से शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर कार्रवाई की 1 बजे से इसकी शुरुआत होगी। अपने संबोधन के साथ वो इसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद 3 बजे के आसपास यहाँ पर जेपी नड्डा भी बोल सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में अपना समापन संबोधन कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कई तरह के सवाल कर रहा है, जिनका जवाब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी दिया गया और एस जयशंकर ने भी अपनी बात को रखा। तो वहीं लोकसभा में इन सारी तमाम बातों को रखा गया। आज राज्यसभा में इसकी शुरुआत होनी है। इसकी शुरुआत एस जयशंकर द्वारा की जाएगी और जो तमाम सवाल विपक्ष रख रहा है उन सभी का जवाब दिया जाएगा। कल भी सरकार ने विपक्ष के जितने सवाल थे उनका जवाब देने की कोशिश की थी और प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जवाबदेही मेरी है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं जनता को जवाब दूंगा, मैं देश को जवाब दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी चीज़ें हुई उन सबकी बात मैं रखूँगा। प्रियंका, कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वक्तव्य दे रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, तो उनकी ओर से सवाल पूछा गया कि आखिर जब पहलगाम में हमला हुआ तो उसके आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए। लेकिन उसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देते हैं कि हमने ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो क्या अभी भी विपक्ष की ओर से आज इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सवाल करे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपनी तरफ से तमाम सवाल रखेगा और ये भी सवाल विपक्ष ने रखा था, जिसका जवाब रक्षा मंत्री ने दे दिया साफ तौर पर। 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो उनको यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पकड़ लिया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें समझ, आज भी यहाँ पर 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है जो मसूद गैंग के बताए जा रहे हैं और लगातार जो राजौरी है, जम्मू कश्मीर में इस तरह का सर्च अभियान चलाया जा रहा है आतंकवादियों की तलाश के लिए और लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन विपक्ष ये भी सवाल रखा है कि आईबी की तरफ से चूक हुई,
लोग जो सरकार पर भरोसा करके गए थे उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। इन सभी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कहा कि पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया था। जो मध्यस्थता की बात बार बार ट्रंप कर रहे हैं, उन पर भी आज जो एस जयशंकर की तरफ से अपने संबोधन में बात की जा सकती है, क्योंकि एक बार फिर ट्रंप ने इस चीज को लेकर दावा ठोका है। ऐसे में एस जयशंकर इसको भी क्लियर कर सकते हैं और वो बार बार इस चीज को दोहरा चुके हैं कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई, पाकिस्तान भारत के पास आया था सीज फायर के लिए। जिसके बाद क्योंकि युद्ध होता है तो तमाम चीजों को सोचना पड़ता है, तमाम नुकसान की चीजें देखनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष की ओर से यहां पर कैसा बर्ताव किया जाता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा को बहुप्रतीक्षित संयुक्त मिशन निसार आज लॉन्च होने जा रहा है। इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। निसार मिशन प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और तूफानों की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। ये दिन रात और खराब मौसम में भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें भेजने में सक्षम होगा। इस संयुक्त उपग्रह से न केवल मौसम पूर्वानुमान और कृषि योजनाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि आपदा प्रबंधन की रणनीतियों को भी सटीक दिशा मिल सकेगी। इसके अलावा इसरो भविष्य की अपनी योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहा है। चंद्रयान 4 और 5 मिशन के जरिए भारत चंद्रमा की सतह का अध्ययन और वहां से सैंपल लाने की तैयारी कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक आज। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज होनी है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। पूर्व राज्यसभा सदस्य एनके सिंह अपना पक्ष रखेंगे। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे। पूर्व राजस्व सचिव, पूर्व पीएम के सचिव भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की आज बैठक होने जा रही है और ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक को करने का निर्णय लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज इंडी गठबंधन के सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन सुबह करीब 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार के बाहर किया जाएगा। सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी और रवैये के खिलाफ होगा। इंडी गठबंधन का आरोप है कि सरकार गंभीर मामलों की जांच में पारदर्शिता नहीं बरत रही और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सांसदों का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और जवाबदेही नहीं होती, तब तक वो संसद के भीतर और बाहर सरकार से जवाब मांगते रहेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, आज इंडी गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करेंगे। संसद भवन के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह करीब 10:30 बजे एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी देश भर में राष्ट्रभक्ति से जुड़े कई अभियान चलाने जा रही है। 10 से 14 अगस्त तक बीजेपी देश के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आम जनता को आजादी के महत्व और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश देंगे। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई है। स्वच्छ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी 12 से 14 अगस्त के बीच स्वच्छता अभियान भी चलाएगी। इन अभियानों के जरिए पार्टी राष्ट्रवाद, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बल देना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बीजेपी विशेष रूप से मनाएगी, ताकि देश विभाजन के समय हुए बलिदानों को याद किया जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है।
बताया जा रहा है कि आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम कर दिया है। घटना पूंछ के एलओसी से सटे इलाके की है, जहां घने जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आशंका है कि कुछ और आतंकी जंगलों में छिपे हो सकते हैं। एलओसी के पास सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी और बढ़ा दी गई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर हुआ है। पुंछ एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को सेना की ओर से ढेर कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को सेना की ओर से नाकाम कर दिया गया है। एलओसी के पास जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन कितनी बड़ी हम इसको सफलता माने अपनी सेना के लिए? इसको हम बड़ी सफलता मान सकते हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की जो ISI है, उसका लक्ष्य है कि भारत के अंदर किस तरह से आतंकवादी को घुसाया जी। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कशन हो रहा था, उससे पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीप स्टेट है, वो जरा फिल्म हुई है, और जो चाहते हैं कि फिर से एक आतंकवादी का अंजाम दिया जाए। अब पहलगाम पाकिस्तानियों ने हमला किया, उनको हमने धरपक मार गिराया जी। और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी अभी हाईली एक्टिव है, क्योंकि भारत में अलग तरह की तीर्थ यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, मनसा देवी यात्रा। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आतंकवादी घटनाओं को हर साल जैसे 5 अगस्त का समय आता है, पाकिस्तान की जो हुक्म है उनको याद आ जाता है, धारा 370 का इंडस्ट्री। तो ये चाहते हैं कि जैसे जैसे धारा जैसे का समय आया है कि इस तरह की आतंकवादी कश्मीर में खासतौर से जम्मू के अंदर वाले बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये कि धारा सरकार ने हटाई तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमारे पर चाक चौबंद है, BSF बहुत अलर्ट है। इस बार JNK पुलिस की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वहाँ उन्होंने खबरिया वो भी बहुत मुस्तैदी से काम जी जी। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, बीते रोज भी हमने देखा जब सेना की ओर से TRF के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इनका संबंध बताया गया कि ये पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसी से इनके तार जुड़े हुए थे। जी हाँ, TRF जो है ये एक आतंकवादी संगठन में खड़ा किया है पाकिस्तान। वो क्या गया कि जब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन में जैसे मोहम्मद लश्कर जैसे आतंकवादी लगा दी, तो इन लोगों को अफ्रीका खासतौर से पश्चिम एशिया के देशों से चंद मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गई चीजों में शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, नाम की एक संस्था कर पश्चिम एशिया से लेके कतार कुवैत तक इन्होंने बोल दिए TRF ये बोल के कि संस्था हिंदुस्तान में चलाती है, करती है, बिल्कुल सर, सेना को ये बहुत बड़ी, हम इसको सफलता कह सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हमारी सेना को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए एम्पैनलमेंट किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में प्रोमेशन और एम्पैनलमेंट का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सूची में शामिल अधिकारियों में लखनऊ के ADG जॉन सुरजीत पांडे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, ADG रेलवे प्रकाश D और सीनियर अफसर राजा श्रीवास्तव का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक सुरजीत पांडे का CBI में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर जाना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं अखिल कुमार और प्रकाश D को DG रैंक पर एम्पैनलमेंट किया गया है। इन नियुक्तियों को लेकर गृह मंत्रालय में भी हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से इन अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के
4 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिला है। आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में जिम्मेदारी मिली है। केंद्र में डीजी रैंक पर इम्पैनलमेंट हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन अफसरों को सौंपी जा रही है? ये समझ अभी जिन 4 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन इसको कहेंगे कि एक तरह से वहां पर इम्पैनलमेंट हुआ है, तो प्रमोशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान पद पर है। इम्पैनलमेंट केंद्र में हुआ है, यानी अब यूपी कैडर से वो सेंट्रल में जाएंगे और वहां पर नौकरी करेंगे। डेपुटेशन इसको कहा जाता है कि डेपुटेशन पे उनको भेजा जाएगा। इसके लिए जो डीओपीटी होता है, यानी जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, वो सारी प्रक्रिया पूरी करता है। तो इम्पैनलमेंट में नाम यहाँ से भेजे जाते हैं। जो भी अफसर इच्छुक होते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो केंद्र में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके नाम भेजे जाते हैं केंद्र में गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय उनका इम्पैनलमेंट करता है, जिसको योग्य समझता है उनको इम्पैनल करता है, नहीं तो बाकी को मना कर देता है कि नहीं, आप केंद्र की सेवा के लिए अभी तैयार नहीं है, या उस योग्य नहीं है, या आपके पास क्वालिफिकेशन की कमी है, जो नियम होते हैं या योग्यताएं होती हैं उनकी कमी है, कह के वापस कर देते हैं। तो ये चारों अफसर जो आईपीएस अधिकारी आए हैं, उसमें सुजीत पांडे है, अखिल कुमार है, प्रकाश डी है, राजा श्रीवास्तव है, चारों 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सुजीत पांडे इसमें लखनऊ जोन के एडीजी हैं, पिछले महीने ही बनाए गए हैं, और अखिल कुमार पुलिस कमिश्नर है कानपुर के। प्रकाश डी एडीजी रेलवे है, और इसके अलावा जो राजा श्रीवास्तव है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में तैनात है, जो पुलिस का सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है। चारों अलग अलग नियुक्ति पर है, लेकिन इम्पैनलमेंट हो गया है। अब इम्पैनल के बाद एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि क्या यूपी सरकार इनको जाने के लिए अनुमति देगी जी, क्योंकि जब नाम भेजा जाता है तब हालात दूसरे होते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 4 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिला है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने ये बड़ा ऐलान किया है। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 3000 रुपये दिए जाएंगे। 1000 रुपये की बजाय अब 3000 रुपये का प्रोत्साहन राशि इनको दी जाएगी। ममता कार्यकर्ताओं को 600 रुपये दिए जाएंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगातों से नवाजा। उन्होंने इनके मानदेय में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाली इन जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल और सशक्त होगा। नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलने वाली 300 रुपये की राशि को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से दोनों वर्गों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता भी मजबूत होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कई मुद्दों पर विशेष बातचीत की है। अग्निवीर भारतीय सेना को लेकर उन्होंने कहा है कि अग्निवीर कठोर अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना के जवान रणनीतिक योजना और त्वरित निर्णय लेने में निर्णय होते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश के अंदर 3600 से अधिक टाइगरों की उपस्थिति दर्ज है और उत्तराखंड राज्य में भी 560 टाइगरों की संख्या के साथ राज्य के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। और टाइगरों की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे और उनकी सेवाओं का
लाख बाघों की, टाइगरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अंदर उपयोग में लाएंगे। आज मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बड़ी खबर, साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने साइबर ठगी के 26 करोड़ रुपए वापस करा दिए हैं। नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी की है। तो बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से। नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने फरीदाबाद से जो फ्रॉड था उसको गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साइबर ठगी के 26 करोड़ रुपए वापस कराए हैं। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी के साथ 2,89,50,000 की धोखाधड़ी की गई थी। विवेचना के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने खाते में धोखाधड़ी की धनराशि प्राप्त की थी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कितनी बड़ी सफलता हम क्राइम ब्रांच की माने? आकाश, इसको कितनी बड़ी सफलता हम मान सकते हैं, क्योंकि 26 करोड़ रुपए साइबर क्राइम पुलिस की ओर से वापस कराए गए हैं। कितनी बड़ी सफलता? समझ आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2.89 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये आरोपी जो है वो मूल रूप से फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में ये पता चला ये शातिर अपराधी जो है ये शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के नाम पर मोटा पैसा लगवाते थे और मुनाफा कमाने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाते थे। पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो अभियुक्त हैं ये जो पैसा देते हैं उनको अपना अकाउंट जो है साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे, जिससे पुलिस ने साइबर अपराधियों के खाते से करीब 26 लाख रुपए फ्रीज भी करा दिए गए हैं। और ये ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, साइबर फ्रॉड को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी सफलता ये क्राइम ब्रांच को मानी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।